वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के प्रमुख वंश मुगल वंश के बारे में शुरू करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है मुगल वंश, यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह क्लास मुख्य रूप से आरओ री एग्जाम को आधार मानकर चलाया जा रहा है, परंतु यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी विशेष सहायता कर सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए मुगल सत्ता ये दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में शासन करती है। मुगल सत्ता 1526 से लेकर के 1707 मूल रूप से 1707 ईस्वी तक शासन करती है। इसके बाद मुगल सत्ता रहती है, लेकिन ये नाम मात्र के बादशाह रह जाते हैं और 1857 की क्रांति के बाद इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। तो मुगल सत्ता स्थापित कैसे होती? कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था तो उसके चाचा अकद खां लोदी उसके शासन से नाराज थे और वो बाबर को आमंत्रित करते हैं दिल्ली पर आक्रमण के लिए। उनका ऐसा मानना था कि बाबर भी आक्रमण करेगा और जैसे अन्य अफगानी या लुटेरे तुर्की आए थे आक्रमण करके चले गए थे, वैसे बाबर भी आक्रमण करेगा और चला जाएगा। इब्राहिम लोदी कमज़ोर हो जाएगा और वो गद्दी प्राप्त कर लेंगे। परंतु होता इसके विपरीत है। बाबर आक्रमण करता है, पानीपत की लड़ाई होती 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को जब पानीपत की लड़ाई होती है, यहाँ पर इब्राहिम लोदी बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि बाबर भारत में अन्य युद्ध लड़ता है, जैसे पानीपत के बाद खानवा का युद्ध होता है, इसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है, घग्गर का युद्ध होता है। बाबर ने एक नए वंश मुगल वंश को स्थापित कर दिया। तो एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। देखिए स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है, क्योंकि अकबर का शासन मुगल सत्ता में सबसे लंबे समय तक चलता है। ये 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक शासन अकबर का होता है। काफ़ी लंबा शासन है और काफ़ी अच्छा शासन भी माना जाता है मुगल काल की दृष्टि से। अगर मातृभाषा की बात करें तो मुगलों की जो मातृभाषा थी ये चगताई तुर्की थी। आगे राजभाषा फारसी, मुगल काल में राजभाषा फारसी हुआ करती थी। राजधानी पहले की जो राजधानी थी शुरू में ये आगरा रहा था, जो कि अकबराबाद के नाम से भी जाना जाता था। आगरा शहर बाबर ने सिकंदर लोदी ने बसाया था। माफ़ कीजिएगा, एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, शायद एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। और फतेहपुर सीकरी और फिर बाद में शाहजहानाबाद, है ना, शाहजहानाबाद दिल्ली इनकी राजधानी बनती है। वंश की बात करें तो मुगल जो है तुर्की जाति के चगताई वंश के थे, लेकिन भारत में उनको मुगल कहा गया। तो ये तुर्की जाति के थे, चगताई थे, लेकिन भारत में इनका नाम मुगल रखा गया। मुगल साम्राज्य की बात करें, जब भारत में मुगल साम्राज्य चल रहा था तो उस समय देखिए चीन में क्या चल रहा था? मिंग साम्राज्य था, ईरान में सफावी साम्राज्य था और तुर्की में ऑटोमन चल रहा था। ऑटोमन काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखिए हिंदू माँ की संतानें, मुगल वंश मूल रूप से मुस्लिम थी, इसमें कुछ संतानें ऐसी होती जो हिंदू वंश की होती हैं, जैसे जहांगीर है, शाहजहां है, बहादुर शाह प्रथम है, अहमद शाह है, बहादुर शाह द्वितीय, ये सब हिंदू माँ की संतानें होती हैं। सर्वाधिक समय तक शासन अकबर ने किया था 1556 से लेकर 1605 तक, और सबसे कम शासन जिसने किया था रफ़ी-उद-दरजात ने किया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं कि मुगल साम्राज्य के इतिहास के मुख्य पड़ाव। 1526 दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बनते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान कहे जाते थे, अब मुगल काल में उन्हें बादशाह कहा जाने लगा। 1530 से 40 तक हुमायूं के शासन का पहला चरण होता है। देखिए 1539 में चौसा का युद्ध होता है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, हुमायूं परास्त होता है। फिर 1540 में बिलग्राम या इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते होता है। हुमायूं पूरी तरह से परास्त हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। अब 1540 से 55 तक शेरशाह, मतलब देखिए 1540 से लेके 45 तक ये शेरशाह का शासन रहता है, शेरशाह सूरी का। 45 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद अन्य सूरी वंश के शासक शासन करते हैं। तो यहाँ पे दिया है, देखिए शेरशाह के हार से हुमायूं सफावी दरबार में प्रवासी बनकर रहता है। अब 1555 में क्या होता है? 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है और उसके बाद सरहिंद का युद्ध। हुमायूं अपने खोए हुए साम्राज्य को फिर से प्राप्त कर लेता है। 56 से लेकर 1605 तक अकबर का शासन होता है। 1605 से 27 तक जहांगीर। 28 से लेकर 58 तक शाहजहां का शासन। फिर 1658 से लेकर 1707 तक ये औरंगजेब का शासन, है ना। ये काफ़ी नियमबद्ध होता है कानूनी व्यवस्था से और काफ़ी क्रूर शासक भी औरंगजेब माना जाता है। 1739 में नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है। देखिए
इसके बाद अहमद शाह अब्दाली 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, मराठों को हराता है। 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाते हैं। इसके बाद 1857 में अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर होता है, इसको अंग्रेज क्या करते हैं, गद्दी से हटा देते हैं और रंगून जो कि आज का म्यांमार है वहाँ पर भेज देते हैं। तो ये एक मोटा मोटा कालक्रम रहा। अभी विस्तार से एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ और तथ्य दिया है कि कुछ मुगल इतिवृत्त और संस्मरण। देखिए 1350 बाबर के संस्मरणों की पांडुलिपि का तिमूरियों के पारिवारिक संग्रह का हिस्सा बनना। तुर्की भाषा में लिखे गए यह संस्मरण किसी तरह एक तूफान से बचा लिए गए थे। 1558 में गुलबदम बेगम ने हुमायूंनामा को लिखा है। 1589 में बाबर का जो संस्मरण है बाबरनामा के रूप में फारसी अनुवाद किया गया। 1589 से 1602 तक अबुल फजल ने अकबरनामा पर कार्य किया था। 1605 से 22 तक जहांगीर ने जहांगीरनामा में अपना संस्मरण लिखा है। 39 से 47 तक लाहौरी ने बादशाहनामा के 2 दफ्तरों का लेखन किया। इसके बाद 1650 में मोहम्मद वारिस द्वारा शाहजहां के शासन के तीसरे दशक में इतिवृत्त लेखन शुरू किया गया। 1668 में मोहम्मद काजिम द्वारा औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों का जो इतिहास है आलमगीरनामा के नाम से संकलित किया गया। तो ये सब भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, अब यहाँ पर मुगल कालीन प्रमुख मंत्री और उनसे संबंधित विभाग के बारे में बताया गया है। देखिए आरिज ए मुमालिक, ये दीवान ए अर्ज या फिर जो सेना विभाग होता था इसका प्रमुख होता था आरिज ए मुमालिक। सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी था, सुल्तान मतलब बादशाह के बाद ये काजी उल कजात होता था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का अधिकारी हुआ करता था। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखरेख करता था। दीवान ए खैरात दान विभाग होता था। दीवान ए बंदगान दास विभाग। दीवान ए इस्तेहाक पेंशन विभाग है। वजीर जो कि प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। मुशरिफ ए मुमालिक जो महालेखाकार होता था, प्रांतों और अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा किया करता था। मजूमदार ये उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला मजमूदार आदर कहलाता था। खाजिन ये कोषाध्यक्ष हुआ करता था। तो साथियों ये छोटी सी क्लास रही, हम लोग इसको जानबूझकर छोटा रख रहे हैं ताकि आप तथ्यों को याद। अच्छा यहाँ पे 2 और है, देखिए 2 और है, इसको देखिए। दीवान मुस्तकराज ये वित्त विभाग का अधिकारी होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे स्थापित किया था वित्त विभाग। दीवान कोही कृषि विभाग है, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया है। दीवान अर्ज सैन्य विभाग है, बलबन ने स्थापित किया है। दीवान बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया है। दीवान खैरात भी फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया है। दीवान इस्तिहाक भी फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। अब यहाँ पर मुगल शासकों का क्रम है और इनके प्रमुख तथ्यों को दिया गया है, तो जिनके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। ये क्लास छोटी इसलिए रख रहे हैं ताकि आप तथ्यों को याद कर पाएं। तो अब आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। इससे पहले जरूरी सूचना यह है कि अगर आप ROE या फिर UPPCS की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।